अब हम तीसरा अब हम स्टार्ट करें सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है भाई? है देखो, सर्कुलर मोशन ये है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, a force exerts on that body that keeps it moving on that path. If that path force disappears, the circular motion of the body will cease to exist and the body will follow a motion in a straight line. ये तो सर आपने डेफिनेशन पढ़ ली, को समझ नहीं आया? अभी समझते हैं। चलो देखो, हम इसे समझने के लिए पहले देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल अबाउट अ पॉइंट। मतलब अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास अभी कुछ भी नहीं पड़ा, मैं इसे घुमाऊँ मैं, ये घूमेगा? नहीं, ये भी नहीं घूमेगा। लेट मी फाइंड समथिंग जिसे मैं घुमा सकूँ। गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, आई फाउंड दिस ओल्ड चश्मा। ये वैसे एक चश्मा है और ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं, ये मेरा पिवट का पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पिवट का पॉइंट है और इससे मैं चश्मे को घुमा रहा हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे ये मेरा पिवट का पॉइंट है और इसमें चश्मे को घुमा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, चश्मा घूम रहा है मेरा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये चश्मा है, जो ये डिस्टेंस है। अब आप एक चीज नोट करो कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और ये जो चश्मा घूम रहा है, चश्मा मेरा हमेशा ऐसे घूमेगा आगे की तरफ। ठीक है, चश्मा हमेशा ऐसे घूमेगा और एक फोर्स होगी जो कि उसे हमेशा अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, हमेशा सेंटर की तरफ आएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा। अभी आगे पढ़ते हैं इस बात को कि रिजल्टेंट फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल अबाउट अ पॉइंट। मतलब कोई एक ऐसी रिजल्टेंट फोर्स, यानी एक ऐसी सिंगुलर फोर्स जो कि उसे सर्कल पॉइंट पे घूमने पे मजबूर कर रही है, जो ये वाली पॉइंट होगी, जो कि हमेशा इनवर्ट्स होगी। याद रखना, इस पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, इन अ सर्कल अबाउट अ पॉइंट इट इज एनी फोर्स दैट कॉजेज सर्कुलर मोशन। कोई भी ऐसी फोर्स हो जिससे सर्कुलर मोशन हो रहा हो। सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या क्या है? अगर लेट्स से मेरे पास प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन है। मैंने अभी चश्मा घुमाया, ठीक है, मैंने ये चश्मा घुमाया अभी ऐसे ऐसे करके, मैं चश्मा घुमा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक गाड़ी यू टर्न मार रही है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर पानी घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है। इनकी फोर्सेस अलग अलग हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं स्टोन और स्ट्रिंग कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मेरे अंदर अगर मैं एक गाड़ी को टर्न दे रहा हूँ, तो उसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर एक प्लानिटरी मोशन, ठीक है, यानी प्लानिटरी मोशन क्या, सन के गिर्द जो ऑर्बिट, जो प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस के हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनस के हैं, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसलिए रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वाटर इन अ रोटेटिंग बकेट, रिएक्शन फोर्स है। आगे बढ़ो, हमसे एग्जामिनर मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हमारे पास पहली बात आती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अगर मेरे ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मेरे पास या अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो मेरी जो एक्सेलरेशन होगी हमेशा इनवर्ट्स होगी और साथ में मेरी फोर्स भी इनवर्ट होगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी मेरी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये वाली होगी। इसकी बताओ एग्जांपल क्या है? इसको आप बताओ क्या करो। कभी आप जैसे, यार मुझे कोई ऑब्जेक्ट सही से मिल नहीं रहा घुमाने वाला, अगर मैं इसको घुमाऊं ना, इसको घुमाऊं, तो जो, बल्कि आप खुद एक कोशिश करना, टेक समथिंग, टाई इट ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, और उसे घुमाना। ठीक है, जैसे ही आप घुमा के उसे एक टाइम पे छोड़ोगे ना, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करेगा, कहीं आगे जाके गिरेगा, वो आपकी तरफ घूम के नहीं आएगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग से
इस पत्थर को घुमा रहा हूँ, यहाँ पे एक पत्थर है लेट्स से मेरे पास, और मैं उसे घुमाते 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 यहाँ छोड़ दिया मैंने, वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगर मैं उसे घुमाते घुमाते यहाँ लाया और यहाँ पे छोड़ दिया मैंने उसे, तो वो ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, वो कभी भी इनवर्ड ऐसे घूम के वापस नहीं आ जाएगा, नहीं, दिस इट विल ऑलवेज गो स्ट्रेट। यानी जो फोर्स और एक्सेलरेशन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब अगर मैंने घुमा के छोड़ा उसे, तो अगर मेरी फोर्स इनवर्ड्स आ रही थी, यानी फोर्स मेरी ऐसे थी, एक्सेलरेशन भी मेरी ऐसी थी, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वो हमेशा ऐसे होगी, ठीक है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क, कि टाई अ स्ट्रिंग टू अ पेंसिल और एन इरेजर और एनीथिंग, ठीक है, एंड देन रिवॉल्व इट, उसे घुमाओ, ठीक है, घुमा के उसे छोड़ दो, एंड देन नोट नोट करो कि वो सीधा जाएगा, हमेशा सीधा जाएगा, वो कभी आपकी तरफ घूम के नहीं आएगा, वो ऐसे सीधा जाएगा। अगर लेट्स से घुमाया और मैंने इस डिस्टेंस पे छोड़ा, तो ऐसे सीधा जाएगा, अगर मैंने ऐसे छोड़ा तो मेरी तरफ ऐसे सीधा आएगा, ठीक है। जिस जिस डायरेक्शन में उसे छोड़ूंगा वो सीधा ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स, ये बात याद रखना आपने, ठीक है। नाउ वी हैव थ्री केसेस जो कि हमें अपने सिलेबस में कवर करना है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला है अफेक्ट ऑन स्पीड इफ फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी, अगर हमारी फोर्स बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, बहुत ही आसान बात है, ठीक है। लेकिन असल बात क्या है, विद मास एंड रेडियस कांस्टेंट, मास तो छोड़ दो, मास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, अगर मेरे पास 5 न्यूटन का मास है तो 5 न्यूटन का ही रहेगा। रेडियस अलबत्ता कांस्टेंट अगर मेरा सेम है, रेडियस क्या है कि भाई ये वाली चीज रेडियस है मेरी, ठीक है, जो मेरा पॉइंट है, और पॉइंट से जो घूमने का चक्कर, दिस इज नॉट द रेडियस, ये जो पूरा डिस्टेंस है दिस इज नॉट द रेडियस, रेडियस इज पॉइंट से लेके ये, दिस इज द रेडियस, ठीक है, दिस इज द रेडियस। तो हमारे हमने क्या देखा कि अगर हमारी फोर्स बढ़ेगी तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, बहुत बच्चे वाली बात है, अगर मैं एक चीज को ऐसा हल्का हल्का घुमाऊं फिर बहुत जोर जोर से घुमाना शुरू कर दूं, पूरी जान लगा के घुमाऊं, तो ऑब्वियसली उसकी उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारे ये तो बहुत ही बच्चे वाला है, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट मास एंड द सेम सर्कल साइज रेडियस, ठीक है, इफ वी पुल हार्डर इंक्रीज द फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। सेकंड बात है रेडियस डिक्रीजेस इफ द फोर्स इंक्रीजेस विद मास एंड स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, रेडियस डिक्रीजेस इफ फोर्स इंक्रीजेस, अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा, ये बात समझो, अगर मैं किसी चीज का फोर्स बहुत बढ़ाऊंगा तो उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, विद मास एंड स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, स्मॉलर फोर्स, अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो रेडियस बहुत बड़ा होगा, ठीक है, अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा दूंगा तो मेरा रेडियस कम हो जाएगा। इसकी आप एग्जाम्पल दोबारा ट्राई करना, वेल कम फोर्स से आप हल्का हल्का घुमाना उस चीज को, ठीक है, तो आप देखो बहुत बड़ा रेडियस होगा, बहुत बड़ा एरिया कवर करी होगी। लेकिन अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दो अपनी, तो वो एरिया कम कवर करना शुरू हो जाएगी। पहले लेट्स से मैं कम फोर्स लगा रहा तो ये घूम रही थी, ये घूम रही थी, ठीक है, अगर मैंने फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो वह ऐसे घूमेगी, ठीक है, उसका जो एक्चुअल कवरिंग एरिया है उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस है हमारे पास, एन इंक्रीज्ड मास रिक्वायर्स एन इंक्रीज्ड फोर्स टू कीप स्पीड एंड रेडियस कांस्टेंट, बहुत आसान बात है, अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, मतलब अगर मेरे पास एक बहुत हैवी चीज है, ठीक है, लेट्स से मैं पहले एक स्टिंग से मैं एक छोटे से पत्थर को घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी। लेकिन अगर मैंने नहीं, ना 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 ना, इसका ना मैं जब ईयरली सेशंस करूंगा ना अपने, मैंने इसके लिए कुछ चीजें मंगाई हैं, ठीक है, तो इसके लिए बकायदा तुम लोगों को एक वो करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो रेडियस कम हो जाएगा उसका, जो एक्चुअल कवरिंग एरिया है, डिस्टेंस है, वो छोटा हो जाएगा उसका, ठीक है। इसको हम आगे जाके एंगुलर वेलोसिटी में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा गौर से, ठीक है। अभी आप बस ये केस याद कर लो कि अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन इंक्रीज्ड मास रिक्वायर्स एन इंक्रीज्ड फोर्स टू कीप स्पीड एंड रेडियस कांस्टेंट। समझो भाई क्या बात है, बात कुछ यूं है कि मैंने एक पत्थर से एक स्ट्रिंग ली और उसको एक पत्थर से बांध दिया, 5 न्यूटन का पत्थर था, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग ली और उसको एक पत्थर से बांध दिया, स्टोन से बांध दिया जो कि 5 न्यूटन का था, ठीक है। अब अगर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसे घुमा रहा हूँ तो मेरे मुझे इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ, 5 5 न्यूटन 6 न्यूटन जितनी भी फोर्स लगा रहा हूँ डज नॉट मैटर। लेकिन अगर मैंने यही फोर्स फोर्स सेम रखी, लेकिन पत्थर अब मेरे पास आ गया 150 न्यूटन का, मुझे बताओ पहले मैं 5 न्यूटन की फोर्स से घुमा रहा था उसे, क्या अब मैं 5 न्यूटन की फोर्स से घुमा सकता हूँ, क्या उसकी स्पीड सेम रहे? अगर मैं उसे वही 5 न्यूटन की स्पीड से घुमाऊंगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ना ऑब्वियसली। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर हमारा मास बढ़ा है तो हमें अपनी फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास,
इस केस में, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कांस्टेंट क्या है? स्पीड। यानी फॉर्मूला बना फोर्स इज इक्वल्स टू v इनटू मास। ये फॉर्मूला कहीं यूज नहीं होगा, बस समझने के लिए देखो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास और फोर्स दोनों इंक्रीज होंगी अगर मुझे वेलोसिटी सेम रखनी है अपनी, ठीक है। अगर एक चीज भी कम होगी तो मेरी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। रेडियस पे भी फर्क आएगा, ठीक है। अच्छा फ्री फॉल, आई थिंक एक काम करते हैं,